सुखविंदर सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, चक 5 बेलन, श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर एनवायरनमेंट सब्जेक्ट जो है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कल जो वीडियो बनाई थी उसमें अपने जो है पोल्यूशन टॉपिक अपना चल रहा था। तो कल की वीडियो जो है उसके अंदर अपने वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था। तो अपने जो है जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तो ये पोल्यूशन के कुछ टॉपिक हैं जो बीएड के अंदर है। तो अपने वायु प्रदूषण कंप्लीट हो गया था। वायु प्रदूषण के बाद आज अपने जो है प्रदूषण का अन्य प्रकार है जिसको अपने जल प्रदूषण कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष है और विषय पर्यावरण शिक्षा है। प्रकरण अपना है आज का जल प्रदूषण। तो आज अपने जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल प्रदूषण के अंदर आपको पता है कि जल जो है ये अपने जीवन का आधार है। अपने जीवन की ये अपने शरीर की जो है बहुत सारी क्रियाएं हैं जो जल के बिना संपर्क ही नहीं है या संपर्क नहीं हो सकती है। तो जल जो है ये अगर शुद्ध रूप में अपने को मिलता है तो अपने स्वस्थ रहते हैं। अगर जल के अंदर शुद्धियाँ मिल जाती है, जल प्रदूषित हो जाता है तो अपने शरीर को भी विभिन्न प्रकार के जो नुकसान होते हैं। तो जल प्रदूषण का अर्थ होता है कि जल के अंदर विभिन्न प्रकार की शुद्धियों का मिल जाना। तो जल जो है स्वच्छ और साफ सुथरा जो जल है, अशुद्ध जल अपने जिसको कहते हैं डिस्टिल वाटर जो है उसका जो है पीएच की बात करें तो शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो रसिक होता है। अब कई बार जल के अंदर या तो कोई अम्लीय शुद्धियाँ मिल जाती है या क्षारीय शुद्धियाँ मिल जाती है या फिर कुछ लवण मिल जाते हैं जल के अंदर। तो या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ जल में मिला दिए जाते हैं जिससे जो जल की शुद्धता खत्म हो जाती है और जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो जल जो प्रदूषण है यह है एक वर्तमान के अंदर गंभीर समस्या होती जा रही है। तो जल प्रदूषण के अंदर इसकी कई परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। तो उसमें से एक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दी है जल प्रदूषण की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत जब विजातीय पानी में मिल जाते हैं, प्राकृतिक तथा अन्य स्रोत जब विजातीय पानी में मिल जाते हैं तो वे जीवधारियों और वनस्पतियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। जीवधारियों के लिए भी हानिकारक और वनस्पति के लिए भी हानिकारक हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, घट जाती है, जिसके दुष्प्रभाव होते हैं और महामारियाँ फैलती हैं। तो ये जल प्रदूषण की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। इसके अलावा दामोदर शर्मा है, दामोदर शर्मा ने जल प्रदूषण के बारे में बताया कि एक ऐसी किसी क्रिया अथवा वस्तु का जल में मिश्रण हो, ऐसी किसी क्रिया अथवा वस्तु का जल में मिश्रण हो जिससे जल की उपयोगिता पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट हो जाए। मतलब कहता कोई भी ऐसी क्रिया या ऐसा कोई घटक जल में मिल जाए जिससे जल जो है उसकी उपयोगिता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो है नष्ट हो जाए तो वह जल जो है प्रदूषित जल कहलाता है। ऐसे जल प्रदूषण कहते हैं। ये परिभाषा दामोदर शर्मा ने दी है। इसके अलावा CS साउथविक है, वैज्ञानिक CS साउथविक ने लिखा है कि मानव क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक क्रियाओं, मानव क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक जल के रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों और परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब जल के जो भौतिक है गुण, जल के जो जैविक गुण है, जल के जो रासायनिक गुण है, इनके अंदर जो है परिवर्तन आ जाए, जब ये बदल जाए तो उसे फिर अपने जो है जल प्रदूषण के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण उसको कहा जाता है। तो ये जल प्रदूषण की परिभाषा है। अब इसके बाद है जल प्रदूषण जो है उसको अपने जल प्रदूषण के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपने ज़्यादातर नोटिस
सकते हैं या देखते हैं, तो एक तो जल की गुणवत्ता का भी घटन हो रहा है। वर्तमान में जो जल है उसकी गुणवत्ता भी घटित होती जा रही है, जो जल प्रदूषण का कारण बन रही है। इसके अलावा भौतिक रासायनिक में जैविक जल की गुणवत्ता में कमी आना, भौतिक जैविक और रासायनिक जो जल है इसकी गुणवत्ता में भी धीरे धीरे कमी आ रही है, कम हो रही है। इसके अलावा मनुष्यों, पशुओं, जीव जंतुओं, वनस्पति पर जल का जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये जल प्रदूषित है, इसको देख के मैं कह सकते हैं कि ये प्रदूषित जल है, ये जल प्रदूषण का प्रभाव है। मानव क्रियाओं में तेल शोधक कारखाने, विस्फोट, जनसंख्या आदि से जल की शुद्धता में कमी आती है, जो जल प्रदूषण का कारण बनती है। अब अपने इसमें देखते हैं परिभाषा के बाद जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या है? बहुत सारी जो मानव क्रियाकलाप हैं, ऐसे मानव की क्रिया है जिनके कारण जल प्रदूषित होता है, तो इसमें मुख्य कारण देख लेते हैं। कारण बहुत सारे हैं, मेन पॉइंट जैसे इसको हमने बांटा है कि भौतिक कारक जल प्रदूषण के, रासायनिक कारक जल प्रदूषण के, अन्य कारक। तो 3 भागों में बांटा है जल प्रदूषण के जो कारण है वो भौतिक कारक, रासायनिक कारक, अन्य कारक। ठीक है, तो सबसे पहले जल प्रदूषण के जो भौतिक कारक है अपने को देखते हैं कि भौतिक कारक कौन से जल प्रदूषण करते हैं। इसके अंदर आ जाता है जैसे प्रकाश, रंग, तेल, ग्रीस तथा घुलनशील ठोस कण, सल्फाइड्स, फिनोलिक यौगिक, पेट्रोसाइन, सीवर आदि भौतिक कारक हैं जिनसे जल प्रदूषित होता है। ये जो कारक मैंने आपको बताया ये भौतिक कारक आ जाते हैं। दोबारा फिर बता देता हूँ, जैसे प्रकाश, रंग, तेल, ग्रीस, घुलनशील ठोस कण, सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक, पेट्रोसाइन, सीवर आदि, ये सभी जो है एक प्रकार के भौतिक कारक हैं जो जल प्रदूषण उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद दूसरे हैं अपने पास रासायनिक कारक। रासायनिक कारक की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनको जल के अंदर जब बहा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। वो जल प्रदूषण मतलब फैलाते हैं। कौन कौन से रासायनिक कारक है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो है अम्ल होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ लवण होते हैं, कुछ क्षार होते हैं जो जल में मिलकर के जल की शुद्धता को खत्म करते हैं, जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, जो विभिन्न प्रकार की रेडिएशन का किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, वो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वो भी जल के रासायनिक प्रदूषण का जो है घटक होते हैं या जल का रासायनिक प्रदूषण होते हैं। मुख्य रूप से विभिन्न उद्योगों और शहरों के सीवर व्यवस्था से निकलते हैं। शहरों का जो सीवरेज होता है, जो गंदे नाले होते हैं, उनसे ये जो है रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और जल के अंदर मिलकर के जल प्रदूषण का कारण ये बनते हैं। इसके अलावा क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिया मिश्रित नाइट्रोजन, नाइट्रेट, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, साइनाइड्स और पारा, ठीक है, ये सभी रासायनिक पदार्थ हैं या रासायनिक कारक हैं जो जल में मिलकर के जल को प्रदूषित करते हैं और जल की गुणवत्ता को घटाते हैं। ये रासायनिक कारक के बाद तीसरा है अपने पास अन्य कारक। जल प्रदूषण के अन्य कारक, अन्य कौन कौन से कारक हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं? तो इसके अंदर 3 भागों में डिवाइड किया हमने इसको। एक तो हास्यशील पदार्थ है, दूसरे अहास्यशील पदार्थ है, तीसरे धूम्रग्राही पदार्थ है। ये तीनों प्रकार के जो अन्य पदार्थ हैं ये भी जल के अंदर मिलकर के जल की गुणवत्ता को घटाते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब इसमें अपने तीनों को दूसरा पढ़ेंगे। तो पहले जो हास्यशील पदार्थ हैं इनके बारे में देखते हैं हमने। तो ये जो हास्यशील पदार्थ हैं ये मूल रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हास्यशील पदार्थ मूल रूप से कार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब कार्बन के यौगिक कह सकते हैं अपने इनको, जिनको बैक्टीरिया तथा जो है विभिन्न जीव अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनको भोजन के रूप में जीवाणु या जिसको अपने बैक्टीरिया कहते हैं भोजन के रूप में लेते हैं और इन पदार्थों में
बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया होने के कारण ऊर्जा निकलकर वायु में मिल जाती है। अब बैक्टीरिया भौतिक रूप में इनको ग्रहण करेंगे, फिर बैक्टीरिया के अंदर से ऊर्जा निकलेगी, मतलब बनेगी, जो वायुमंडल के अंदर जो है मिल जाएगी और घरेलू पदार्थों में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं। अब घरेलू पदार्थों में जो कार्बनिक पदार्थ है घरेलू अपने यूज करते हैं घरों के अंदर, तो वो भी अपशिष्ट जो है जल में मिलकर के जल प्रदूषण करते हैं। इसी प्रकार उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट के अलावा उद्योगों से भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, जैसे रासायनिक खाद होगी, लुगदी है, कागज है, पेट्रोलियम है, इनसे निकलने वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में जल में मिलकर के जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये निर्वासित पदार्थ भी आते हैं जो हमने आपको बताया अभी भी, रासायनिक खाद है, कोई लुगदी है, कागज है, पेट्रोलियम है, शौचालय है आदि। इसके अलावा जो ये जो पदार्थ हैं जब जल के अंदर घुल जाते हैं, ये जो रासायनिक पदार्थ हैं सारे, तो पर्याप्त मात्रा में जल में मिलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बैक्टीरिया क्रिया द्वारा गठित होने लगते हैं। मतलब ये जब अपशिष्ट पदार्थ पानी में मिला दिए जाएंगे तो पानी के अंदर बैक्टीरिया इनका क्या करेगा, अपघटन करेगा। जब बैक्टीरिया इनका अपघटन करेगा तो अपघटन की क्रिया में फिर जल के अंदर जो ऑक्सीजन खुली हुई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया जब इसका ज़्यादा यूज कर लेगा तो जल के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जल के अंदर। अब जल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जिससे जलीय जीव जो है उनकी मृत्यु होने लगती है। इस प्रकार संवेदनशील मछलियाँ व बैक्टीरिया बढ़ने के कारण जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब मतलब कहने का ये हुआ कि जब अपने कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा गठित किए जाने वाले हैं, उनको जब अपने मिला देंगे जल के अंदर, तो जल के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो उन पदार्थों का गठन करेंगे। अब गठन करेंगे तो गठन करने के लिए वो ऑक्सीजन जो वो जल से लेंगे। अब जल के अंदर ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, तो जिसके कारण जो जलीय जीव है उनको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी धीरे धीरे जो है मृत्यु होने लग जाएगी। तो ये एक जिससे जल प्रदूषण होगा, जल गंदा होने लग जाएगा, तो ये एक कारण है जल प्रदूषण का। दूसरा अपने लिखा है अहास्यल पदार्थ। ये अहास्यल पदार्थ उद्योगों व कृषि कार्यों से उत्पन्न होते हैं। ये या तो उद्योगों से निकलते हैं या कृषि कार्य जो विभिन्न प्रकार के किए जाते हैं उनसे ये जो निकलते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसमें नदी प्रवाहित जब कोई हो रही है या कोई जलाशय है उसके अंदर जब इनको मिलाया जाता है तो इसका उपयोग जो है समय न करके प्रदूषण को दूर तक प्रवाहित करते हैं। ये मतलब पानी की नदी कोई तालाब है उसमें जब इनको डाल दिया तो ये जो पदार्थ है वहाँ से बहुत आगे तक, बहुत लंबे समय तक आगे से आगे चलते रहेंगे और विभिन्न स्थानों पर पहुँचते हुए जल को, विभिन्न स्थानों का जो जल है उसको प्रदूषित करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे अकार्बनिक पदार्थ के अंदर जैसे लवण है, क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम है आदि, जब अधिक मात्रा में ये जो है इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो ये सभी मिलकर जल को विषैला बनाने का कार्य करते हैं, विषैला बना देते हैं, पानी को अपशिष्ट कर देते हैं और यही पदार्थ भोजन में मिल जाते हैं तो जन जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक हो जाते हैं। अगर अपने उस अपशिष्ट वाले जल का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं तो ये अपने भोजन को भी विषाक्त कर देते हैं और जो फूड पॉइजनिंग का कार्य कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जहरीले पदार्थ जल के प्रदूषण का कारण बनते हैं। तीसरे प्रकार के अपने पास होते हैं दूराग्राही पदार्थ। तो दूराग्राही पदार्थ वो होते हैं जो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और इसके अंदर जैसे सिंथेटिक कार्बनिक रसायन आते हैं, सिंथेटिक जो उद्योगों के अंदर बनते हैं उससे संबंधित जो कार्बनिक पदार्थ है वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा कीटनाशक जो कीटों को मारने के लिए दवा या स्प्रे का उपयोग किया जाता है किसान के द्वारा, वो कीटनाशक हो गए। क्लोरीन हाइड्रोकार्बन हो गए जो आधुनिक कारखानों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, आधुनिक जो कारखाने उनसे उत्पन्न किया जाता है उनको, ये भी जल प्रदूषण का जो है कारण बनती है और जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये
जल प्रदूषण के अपने कारण बने हैं कि एक तो भौतिक कारण थे, दूसरा अपने पढ़ा इसमें रासायनिक कारण, तीसरा अपने पढ़ा कि अन्य कारण। ठीक है, अन्य कारणों पर अपने यही पढ़ लिए। अब है जल प्रदूषण का नियंत्रण, मतलब जल प्रदूषण को अपने कम कैसे कर सकते हैं, इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो जल प्रदूषण का नियंत्रण करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि पहले तो हम जो खुद हैं स्वयं जल के अंदर शुद्धियाँ मिलाने को कम करें या जल में शुद्धियाँ मिलाना बंद करें, तभी अपने दूसरों को रोक पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे कि प्रदूषित जल जो है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या रोग हो जाते हैं, जल प्रदूषण जो है इसको कैसे रोका जा सकता है। जब अपने स्वयं जल प्रदूषण फैला रहे हैं तो अपने दूसरों को भी जो है जल प्रदूषण को कम करने के लिए नहीं कह सकते या उनको जो है नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। तो पहला है इसमें जैविक उपचार। ठीक है, जैविक उपचार जो है 3 प्रकार से जैविक उपचार हो सकते हैं जी। पहला है वायु साध्य उपचार। वायु साध्य उपचार के अंदर अपशिष्ट जल में वायु द्वारा ऑक्सीजन जाती है, जिससे सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि विकसित किए जाते हैं जो कि कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड जल सल्फेट में परिवर्तित करते हैं। मतलब वायु जो है उसके द्वारा ऑक्सीजन जल में भेजी जाती है। जब ऑक्सीजन जल में जाती है तो इसमें जो है सूक्ष्म बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और ये बैक्टीरिया जल के अंदर जो अपशिष्ट घुले हुए, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बनिक पदार्थ है जो, उनको कार्बन डाइऑक्साइड जल सल्फेट में परिवर्तित कर देंगे। जो अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ घुले उनको मतलब विघटित करके सरल अणुओं के अंदर तोड़ देंगे, जिनका जो है आसानी से फिर अपने वायुमंडल से बाहर जिनको अपने निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें है अवायु साध्य उपचार। ये अपने पढ़ रहे हैं जैविक उपचार। जैविक उपचार में पहला था वायु साध्य उपचार, दूसरा है अवायु साध्य उपचार। अब अवायु साध्य उपचार के अंदर है कि इस विधि का प्रयोग कार्बनिक पदार्थों के उपचार को किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के उपचार के लिए इस विधि का यूज करना है। यह विधि चर्म शोधन को वस्त्र उद्योग आदि के जल के उपचार के प्रयोग में ले जाते। चर्म रोग शोधन जो है से संबंधित जो पदार्थ घुले हुए हैं जल में, तो उनके जल के शोधन के लिए या वस्त्र उद्योगों से जो प्रदूषित पदार्थ निकल के जल में मिल गए उनके शोधन के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद फिर तीसरा है रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार, इस उपचार के अंदर अम्लों और क्षारों को निष्क्रिय करके जो जल में घुल गए अम्ल या क्षार, उन अम्लों और क्षारों को निष्क्रिय करके उनका जो है पीएच सामान्य किया जाता है। उस जल का पीएच जो है सामान्य किया जाता है, मतलब जो नॉर्मल जल का पीएच होता है 7, वो पीएच लाया जाता है, अम्ल के प्रभाव में, क्षार के प्रभाव को उसमें निष्क्रिय किया जाता है। इस विधि का प्रयोग शुष्क धुलाई व इलेक्ट्रोलाइटिक उद्योगों में किया जाता है। ड्राई क्लीनर जो होता है या ड्राई क्लीन जो करते हैं उसमें जो रसायन होते हैं वो जब जल मिलकर प्रदूषण करते हैं तो उस प्रकार के प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए मतलब रासायनिक उपचार का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ बातें हैं सामान्य जिनका अपने पालन करके और उनको ध्यान में रखते हुए अपने जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं और लोगों को भी कम करने के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो एक तो है इसमें नगर पालिका और महापालिकाओं का जो सीवर शोधन संयंत्र अवश्य लगा होना चाहिए। सीवर शोधन संयंत्र मतलब जो नगर पालिकाओं का जो सीवरेज है, गंदे नाले का पानी है, उस गंदे नाले वाले गंदे पानी को शुद्ध या शोधन के लिए प्लांट लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी प्लांट लगाए जा रहे हैं वर्तमान में देश में, जिससे जो है गंदे पानी के अंदर जो शुद्धियाँ मिली हैं उन शुद्धियों को अलग करके उस जल को वापस शुद्ध करके उपयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो है नगर पालिका स्तर पर भी लगाए जाने चाहिए। दूसरा है घर से निकलने वाले कूड़े करकट को निर्धारित स्थान पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। घर से जो अपने कूड़ा करकट निकलता है उस कूड़े करकट को निर्धारित स्थान पर जो है इकट्ठा करके उसको जो है रखना चाहिए। अगर अपने उसको इकट्ठा करके नहीं रखेंगे तो वो जो है कूड़ा करकट जल में मिलेगा, जल में मिल करके वो जल प्रदूषण का कारण बनेगा। इसके अलावा अन्य है मृतक पशुओं को जलाशय आदि में विसर्जित नहीं करना चाहिए। मृत पशु जो होते हैं
कुछ लोग जो है उन मृत पशुओं के शरीर को जलाशय के अंदर बहा देते हैं जो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, या अवशिष्ट पदार्थ जल के अंदर बहा देते हैं जिससे जो है जल प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कस्बों, नगरों, महानगरों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कस्बों के अंदर, नगरों या महानगरों के अंदर शौचालय जो है उनकी पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी जो है जल प्रदूषण जो है इसको रोकने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जब ओपन में लोग जो है मूत्र करेंगे, मल त्याग करेंगे तो वो फिर जल को भी साथ साथ प्रदूषित करेंगे, जल प्रदूषण का कारण बनेंगे। इसके अलावा अध जले शव अथवा कार्बनिक पदार्थों को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। अध जले जो शव है इनको अगर नदी नालों में प्रवाहित कर दिया जाएगा तो इससे भी जो है जल प्रदूषण होगा। इसको जो है कार्बनिक पदार्थों को भी जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, इससे जल प्रदूषण होता है, इसको रोका जाना चाहिए। विद्युत शवदाह की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्युत शवदाह मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो है देह जो है शरीर जो होता है मर्द व्यक्ति का, उसका जो संस्कार किया जाता है। तो अगर अपने जलाएंगे बॉडी को तो उससे जो है वायु प्रदूषण भी होगा। फिर उसकी राख वगैरह जो है, हड्डियाँ हैं, जो अस्थियाँ कहते हैं जिनको, उनको जब अपने जल में पाएंगे तो उससे जल प्रदूषण भी होगा। तो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार मतलब बिजली से बने हुए ऐसे उपकरण है जिनके अंदर डेड बॉडी को डाल करके इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रवाहित किया जाता है, तो जो है उसका बॉडी का जो है संस्कार हो जाता है आसानी से। तो इस विधि को अपनाना चाहिए। इसके अलावा जल प्रदूषण को रोकने के लिए रेडियो में, समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। समाचार पत्रों में, रेडियो, टेलीविजन, मीडिया जो है इसके माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके भी जल प्रदूषण को अपने कंट्रोल करने में जो है सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जल संरक्षण संबंधी नियम व अधिनियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। जल संरक्षण से संबंधित जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, उसको सख्ती से लागू करके उसका पालन भी करवाने का दायित्व स्थानीय प्रशासन का बनता है। वो उसको अच्छे से निभाए, जल प्रदूषण को अपने कम कर सकते हैं। इसका जल प्रदूषण रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, लोगों को इसके बारे में जो है जागरूक करना चाहिए। इसके अलावा जल का पुनर्चक्रण करके उद्योगों में इसका उपयोग करना चाहिए। अब जल का पुनर्चक्रण होना चाहिए, जैसा भी मैंने बताया कि अगर जल प्रदूषित हो गया, उसमें विषाक्त पदार्थ मिल गए, तो प्लांट लगा करके, सेंसर लगा करके उस अपशिष्ट जल को जो है वापस शुद्ध करके उस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे जो है जल प्रदूषण की समस्या से भी समाधान मिलेगा और जो है आर्थिक लाभ भी जो है इससे करने को मिलेगा। फिर जो है विभिन्न जल के जो नदियाँ, नहरें हैं, जो इनके ऊपर जो बस्तियाँ बनी हुई है, लोग जो नदियाँ नहरों के किनारे पर रहते हैं वो जो है पानी के अंदर ही कपड़े धो देते हैं, पानी के अंदर ही नहाते हैं, पानी के अंदर पशुओं को पानी पिलाते हैं, पशु गोबर कर देते हैं। तो इन क्रियाकलापों को रोका जाना चाहिए, इनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल प्रदूषण को अपने कम कर सके। इसके अलावा और भी जल प्रदूषण को रोकने के उपाय हो सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हो, मेन में मैंने बता दिए। तो ये अपना था जल प्रदूषण का टॉपिक, ये कंप्लीट है। पेपर में अगर आता है तो आपने जल प्रदूषण की परिभाषा लिख देनी है, फिर जल प्रदूषण के कारण बता देने, 3 प्रकार के थे, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, अन्य कारक। फिर इसके अंदर आपने जल प्रदूषण को रोकने या नियंत्रण करने के उपाय कर देने हैं। इसको आप अच्छे से वीडियो को देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो कल अपने कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।